ये हमारी वीडियो नंबर 8 है जिसमें हम लोग ये वाला आर्टिकल को रीड करेंगे और बहुत कुछ इसमें समझेंगे। बहुत सारे इसमें नए नए कंसेप्ट हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो आज का टॉपिक है वो है 5 ड्रीम्स। ड्रीम्स में एस क्यों लगा? क्योंकि स्टार्टिंग में 5 लिखा था, तो 5 लिखा इस वजह से ड्रीम्स लिखा हुआ। एक होता तो सिर्फ 1 ड्रीम लिखा होता, तो 5 ड्रीम्स दैट, यानी दैट बताएगा यहाँ पर ड्रीम्स के बारे में। आज पहले दैट को, दैट यहाँ पर क्या बताएगा? ड्रीम्स के बारे में। कौन से ड्रीम्स? दैट आर कंसिडर्ड। तो आर कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब क्या होता है? तो कंसिडर्ड का मतलब होता है माना गया या समझा गया। तो बेसिकली कंसिडर का मतलब होता है माना जाना, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। जैसे ही इज कंसिडर्ड अ जीनियस, तो उसे जीनियस माना जाता है। दिस प्लेस इज कंसिडर्ड होली, होली का मतलब होता है पवित्र, तो इस जगह को पवित्र माना जाता है। तो कंसिडर्ड का मतलब होता है माना जाना, ठीक है। यहाँ पर ये पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है। आर के साथ में V3 है, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर को बनाएगी। और सेंस देखा तातीते में। तो 5 ऐसे सपने जो माने जाते हैं। आर क्यों लगा? क्योंकि दैट इस ड्रीम को जोड़ रहा है, क्योंकि ड्रीम की कहीं ना कहीं वर्ब, अभी हालांकि ये एक क्या बोलते हैं टॉपिक है, तो इसमें वर्ब वगैरह चाहे ना आए, लेकिन 5 ड्रीम ये लिख दिया। अब इसके बाद आगे तो नहीं है, तो इसको दैट से कनेक्ट किया गया। 5 सपने दैट आर कंसिडर्ड, जो माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मैसेजेस, यानी संदेश, संदेश से माने जाते हैं। फ्रॉम यानी से, द यूनिवर्स यानी यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स से मैसेज माने जाते हैं 5 चीज अपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हें समझना है वो ये, पहले तो इस वोकैब को समझना है, कंसीडर्ड नाम की इस वोकैब को समझना है। और ये आर कंसीडर्ड पैसिव, पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। और दैट का फंक्शन यहाँ पर देखना, जो कि यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो 5 सपने दैट आर कंसीडर्ड, जो माने जाते हैं। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। देखिए आगे बढ़े। हैव यू एवर अवोकन फ्रॉम अ ड्रीम? आ ड्रीम यानी एक सपना, फ्रॉम यानी इससे, वोकन मतलब जागे हो, हैव यू एवर का मतलब कभी, दैट यानी कि सीम्ड, दैट कैसा भाई सपना, दैट यानी जो कि, सीम्ड यानी लगता है, टू विविड बहुत ही ज़्यादा जीवांत, टू फिल्म। आज उसको पहले तोड़ के समझते हैं अच्छे से, फिर आखिरी में समअप करेंगे, जो कि हम लोग का एक यूएसपी है। आज स्टार्ट करते हैं। तो हैव यू एवर, तो पहले जो हैव यू एवर को ही समझते हैं। देखो हैव का मतलब होता है, देखो हैव यू एवर, यहाँ पे देखो हैव के साथ में V3 भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। हैव के साथ में V3 भाई यहाँ पे लगा हुआ है। यू का मतलब तुम, एवर का मतलब होता है कभी, ठीक है। क्या तुमने कभी, ये सेंस देगा क्या भाई, कहाँ से आया? क्योंकि हैव स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप को डिनोट करेगा। तो हैव यू एवर, ठीक है। तो हैव यू एवर को आजा पहले समझते हैं। तो हैव यू एवर का मतलब क्या होता है? क्या तुमने कभी। यह स्ट्रक्चर किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछने के लिए यूज होता है, यानी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है या नहीं, ये जब हम जानना चाहते हैं तब। जैसे कि पहले हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या क्या तुमने कभी भूत देखा है? तो पास्ट की बात है, और तुम यहाँ पर पूछ रहे हो क्या तुमने कभी ऐसा किया है, ठीक है। बस इतना ही है। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? क्या तुमने कभी सच्ची आज़ादी महसूस की है? तो ये जो है ना कि क्या कभी ऐसा किया है, तो इसी को हैव यू एवर कहते हैं। एवर का मतलब होता है कभी, ठीक। हैव यू एवर, क्या तुमने कभी, सीन यानी देखा है, आ गोस्ट यानी, ठीक। हैव यू एवर, क्या आपने, बीन टू, अच्छा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है हैव बीन टू, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। एक और स्ट्रक्चर होता है हैव बीन टू। इसका मतलब होता है कहीं जा करके आना, या फिर कभी गए हो, तो यहाँ पे लिखा है हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। क्या आप कभी दिल्ली गए हो, यानी दिल्ली होके आए हो, तब वहाँ पर बीन का यूज़, हैव बीन टू का यूज़ करते हैं। बीन, तो यहाँ पर बीन टू है, ठीक है। तो बीन टू को याद रखिएगा। हैव यू एवर फेल्ट ट्रूली फ्री? हैव यू एवर, क्या आपको कभी महसूस हुआ है ट्रूली फ्री, यानी सचमुच का आज़ादी महसूस हुई है?
है ना। ट्रूली का मतलब होता है सच्ची। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो हैव यू एवर अवोकन। अवोकन को समझते हैं कि अवोकन का भाई क्या मतलब है। अवोकन, चलो, तो अवेक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म अवोक होती है, इसकी थर्ड फॉर्म अवोकन होती है। तो स्पेलिंग पे ध्यान रखना। अवेक, वेक में सिर्फ आ लग गया, अवेक का वोक अवोकन, तो आ सब में कॉमन है। ठीक है, तो अवेक, अवोक, अवोकन। तो अवोकन का भाई क्या मतलब, यहाँ पर ये V3 फॉर्म में है। अवोकन का क्या मतलब होता है, अवोकन का मतलब होता है जाग जाना, नींद से उठना। तो है ना, वर्ब जो उसका V1 फॉर्म है वो अवेक है, और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो अवोकन होता है। तो जैसे कि मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ, तो आई अवेक एट 6 AM। मैं अचानक जाग गया, आई अवोक सडनली। मैं एक सपने से जाग चुका हूँ, आई हैव अवोकन फ्रॉम अ ड्रीम। अच्छा, एक वर्ड होता है अवेक, एक होता है वेकअप, एक होता है गेटअप। ठीक है, इन दोनों भाई क्या अंतर होता है। देखो, अवेक अवेक, देखो ये एक नॉर्मल वर्ब है और ये एक फ्रेजल वर्ब है, इन दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। गेटअप का मतलब होता है बिस्तर से उठना। ठीक है, जब आप फिजिकली खड़े होते हो बिस्तर से या कहीं से, तो उसको गेटअप कहते हैं। बाकी वेकअप और अवेक का मतलब होता है जागना, सिर्फ नींद से जागना। ठीक है, हाँ। आई गेटअप आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद मैं बिस्तर से उठता हूँ। तो अवेक और वेक, ठीक है, बस यही है। और गेटअप का मतलब होता है बेड से उठना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप जागते हो यानी अवेक करते हो या वेकअप करते हो, भाई ये फ्रेजल वर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो पहले जागते हो फिर बिस्तर से उठते हो, तो बिस्तर से उठने को गेट अप बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो हैव यू एवर को समझ लिया। तो हैव यू एवर का मतलब क्या होगा, क्या आपने कभी अवोकन मतलब जागे हो, क्या कभी आप जागे हो। कहाँ से भाई, फ्रॉम से, आ ड्रीम, तो एक सपने से। आगे बढ़ते हैं। दैट, अब दैट क्या बताएगा, इसके बारे में भाई बताएगा कि कैसा सपना। दैट सीम्ड, सीम्ड का मतलब आजा पहले समझते हैं। सीम का मतलब होता है लगना, सीम का मतलब होता है लगना। सीम्ड इसकी सेकंड फॉर्म है, यानी ऐसा लगा। ठीक है, जैसे इट सीम्ड रियल, वो सच जैसा लगा। सीम का मतलब लगा यानी महसूस हुआ। शी सीम्ड हैप्पी, वह खुश लग रही थी। द प्लान सीम्ड परफेक्ट, तो जो योजना थी वो उनको सही लगी। है? तो कुछ कोई चीज़ है जो तुम्हें देखने में कैसी लग रही है, उसको हम लोग सीम बोलते हैं। दैट सीम्ड, कैसा सपना, जो लगा, कैसा लगा। टू विविड, कैसा लगा, टू विविड। टू डिनाई, तो एक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, टू और टू वाला। इसका मतलब होता है कि वो इतनी जीवंत लगा कि आप उसे मना ही नहीं कर पाए। ठीक, टू विविड, टू डिनाई, इसका मतलब होता है इतना सजीव कि उसे झूठा नहीं कहा जा सकता। विविड का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा जीवंत, बहुत ही ज़्यादा असली जैसी लगती है, उसको बोलते हैं विविड। और डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना। टू और टू यहाँ पे क्या दिखाता है, टू हमारा एक है ना, टू ये बताता है कि कोई चीज़ इतनी है, तो ये इतनी ज़्यादा विविड है, इतनी ज़्यादा असली जैसी लगती है कि इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो टू में नेगेटिव भी छुपा होता है, कोई चीज़ इतनी सुंदर है कि उसे देखे बिना रह नहीं सकते। तो ये यहाँ टू कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंग्स डाल देता है, जैसे कि टू टायर्ड, इतना ज़्यादा थका हूँ कि वॉक नहीं कर सकता। टू विविड, इतना ज़्यादा जीवंत है कि हम इसे डिनाई यानी नकार नहीं सकते। आज आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी जो मेमोरी है फेल्ट यानी महसूस हुई, टू विविड, इतनी ज़्यादा जीवंत लगी कि उसे डिनाई नहीं कर सके। ठीक है, विविड का मतलब होता है बहुत स्पष्ट या सजीव। कोई चीज़ है जो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है, इतनी ज़्यादा उसमें डिटेलिंग होती है कि वो हमें सजीव लगती है, जिंदा लगती है ना, और उसे भूल नहीं पाते, उसे बोलते हैं विविड, है ना। जैसे कि विविड ड्रीम होता है कोई ऐसा सपना जो आप भूल ही नहीं पाए। विविड डिस्क्रिप्शन यानी एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लगे, बहुत ज़्यादा स्पष्ट लगे। कोई कलर्स हैं जो कि विविड हैं, है ना, जो बहुत ही देखने में जीवंत लगते हैं। ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो हैव यू एवर अवोकन, क्या आप कभी जागे हो, फ्रॉम अ ड्रीम, एक सपने से। कैसा सपना,
दैट सीम्ड टू विविड टू डिनाई, इतना ज़्यादा जीवंत है कि उसे डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ऐसा सपना जो लगता है इतना ज़्यादा असली जैसा लगता है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या उस सपने से तुम कभी जागे हो? आगे बढ़ते हैं। सम ड्रीम्स, कुछ ड्रीम्स यानी कुछ सपने लिंगर, लिंगर का मतलब क्या होता है? लिंगर का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, चाहे सपना हो, याद हो, खुशबू हो या फिर भावना हो, जल्दी नहीं जाती, वो टिकी हुई है, एक ही जगह पे मंडरा रही है, उसको बोलते हैं लिंगर करना। ये अच्छी वोकैबुलरी है, याद करने वाली है। ठीक, तो लिंगर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है जो टिकी हुई है और वो जा नहीं रही है। जैसे जो फूलों, जो गुलाबों की जो महक है वो लिंगर्ड है, लिंगर्ड थे यानी रूम में ठहरी रही, बहुत देर तक वो रुकी रही। उसके जो शब्द हैं, लिंगर्ड इन माई हार्ट, मेरे दिलों में लिंगर कर रहे हैं, मतलब अभी भी ठहरे हुए हैं, अभी भी वहाँ गूंज रहे हैं, अभी भी वहाँ पर हैं। द पेन लिंगर्ड फॉर डेज, जो दर्द था वो कई दिनों तक वहीं पे ठहरा रहा, वहीं पर ही बना रहा, वहीं पे ही रुका रहा। तो लिंगर का मतलब होता है लंबे समय तक कहीं पर बने रहना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सपने हैं जो लिंगर, अब देखो सपने प्लूरल है तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। ठीक, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये भाई है ना लिखा जा रहा है। तो कुछ सपने हैं जो तुम्हारे दिमाग में, इन योर माइंड यानी तुम्हारे दिमाग में लिंगर करते हैं यानी बने रहते हैं। कॉमा इवोक, कुछ सपने हैं जो लिंगर यानी टिके रहते हैं, इवोक करते हैं यानी जगाते हैं। इवोक का मतलब होता है उत्पन्न करना या फिर याद दिलाना, इवोक का मतलब होता है या फिर भावना को जगाना। जब कोई चीज़, चाहे सपना हो, गाना हो, खुशबू हो, शब्द हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग हो या याद हो जो जागती है, उसे इवोक कहते हैं। ठीक है, तो या फिर कुछ सब, भाई देखो सब्जेक्ट हमारा यही है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा यही है। ठीक है, और ये हमारी इसकी वर्ब नंबर 1 है, ये हमारी वर्ब नंबर 2 है। तो कुछ सपने जो लिंगर करते हैं तुम्हारे दिमाग में, कुछ सपने जो इवोक यानी जगाते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन यू, तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जगाती हैं। एंड लीव, अब देखो यहाँ पे लीव, ये भाई वर्ब नंबर 3 आ गई, ये हमारी V3 आ गई। तो V1 यहाँ, V2 यहाँ, V3 यहाँ। और लीव यानी छोड़ देती हैं, यू यानी तुमको, वंडरिंग यानी सोचने वाली सिचुएशन में, वंडरिंग यानी सोचने वाली सिचुएशन में तुमको छोड़ देती हैं। इफ का मतलब होता है यदि, यदि भी होता है, और इफ का मतलब क्या भी होता है। और देखते हैं पहले यहाँ पर क्या मतलब है। लीव यू वंडरिंग, अगर इफ के पहले ऐसे शब्द हैं जो कि सोचने पे करते हैं, थिंकिंग से संबंधित है, तो उसका मतलब क्या आता है। ठीक है, तो लीव यू वंडरिंग, तुम्हें सोचते हुए छोड़ देते हैं कि क्या, क्या सोचोगे वो आगे होगा ना, कि क्या दे यानी ये हैड आ डीपर मीनिंग, कि क्या उनमें कोई डीपर मीनिंग थी, इस बात को लेकर के तुम्हें है ना वो वंडरिंग करते हुए छोड़ देते हैं। आ जाओ एक एक करके पहले चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर लिंगर को समझो, लिंगर एक इंपॉर्टेंट वोकैब है। एवोक का मतलब क्या होता है? जगाना। हाँ, लीव का मतलब होता है, एक मिनट, लीव का मतलब होता है किसी को किसी सिचुएशन में छोड़ देना। वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब क्या होता है? वंडरिंग का मतलब होता है, अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा। वंडरिंग का मतलब होता है कि तुम, आप बहुत क्यूरियस हो किसी भी चीज़ को लेकर, उसके बारे में सोचे जा रहे हो। ठीक है, और इफ़ का भाई क्या फंक्शन था यहाँ पर, इन चीज़ों को समझना। तो पहले हम लोग इवोक को समझते हैं। इवोक का मतलब क्या है? इवोक का मतलब होता है कि कोई चीज़ है तुम्हारे अंदर जागती, जैसे कि इस गाने ने बचपन की जो मेमोरीज हैं उसको जगा दिया, उसके जो शब्द थे उसने मेरे अंदर सैडनेस को जगा दिया, इस तस्वीर ने शांति को जगा दिया। ठीक है, तो इवोक का मतलब होता है इमोशन यानी कोई भाव को जगा देना। ठीक, चलो आगे बढ़े। यानी किसी चीज़ से, कोई चीज़ से किसी के अंदर की भावना को जगा देना, उसको इवोक करना बोलते हैं। ठीक है, और लिंगर को समझ लिए, कहीं पर बहुत देर तक टिके रहना। यहाँ पर आ जाओ, देखते हैं लीव। तो लीव का मतलब होता है किसी को किसी हालात में छोड़ देना। तो यहाँ लीव के बाद वंडरिंग, अच्छा यहाँ पर ये भी देखने वाला है कि लीव यू वंडरिंग, यहाँ पर लीव के बाद ये वर्ब के एनजी फॉर्म में क्यों लिखा गया है ना? इसलिए आया है क्योंकि यह रिजल्टिंग स्टेट दिखा रहा है, यानी लीव किसी स्थिति में छोड़ रहा है, और वो स्थिति तुम लगातार कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पर वंडरिंग आया हुआ है ना? तो ग्रामर कंसेप्ट है, लीव के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म
आती है। यह पैटर्न बताता है कि कोई व्यक्ति या चीज किसी को किसी स्थिति में छोड़ रही है। ठीक है, तो लीव यानी छोड़ना किसी पर्सन को किसी स्थिति में। ठीक है, तो लीव यानी छोड़ना किसी को, समवन यानी किसी को, डूइंग समथिंग यानी कुछ करते हुए किसी को किसी हालात में छोड़ना। जैसे द मूवी लेफ्ट मी क्राइंग, तो उस मूवी ने मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ा क्या, रोते हुए। तो फिल्म ने मुझे रोते हुए छोड़ दिया, मतलब इतनी भावुक कर दिया कि मैं रो पड़ा। हिज वर्ड यानी उसके शब्द, लेफ्ट हर थिंकिंग, तो उसे सोचने पर मतलब सोचने वाली स्थिति में छोड़ गए, है ना। या इसे उसके शब्द ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, तो इसे इसकी हिंदी इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि मजबूर कर देना। तो उसके शब्दों ने मजबूर कर दिया उसे सोचने के लिए, उस मूवी ने लेफ्ट यानी उसे मजबूर कर दिया रोने के लिए। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हो। द ड्रीम यानी जो सपना था, लेफ्ट यू उसने मजबूर किया, वंडरिंग यानी बहुत डीपली सोचने के लिए। तो जब भी आ जाए लीव, फिर आ जाए समवन, फिर उसके बाद आ जाए वर्ब पीएनजी फॉर्म, तो उसे ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि लीव यानी उसने मजबूर किया, किसे, मुझे किया, क्या करने के लिए, स्माइल करने के लिए, मुझे मुस्कुराते हुए छोड़ना। ठीक है, लीव यानी मजबूर करना, यू यानी तुमको, वंटरिंग यानी सोचना, तो तुम्हें सोचते हुए छोड़ना। ठीक, आगे बढ़ो। हाँ, तो वंडरिंग का मतलब क्या होता है, तो वंडरिंग का मतलब होता है सोच रहा था, विचार कर रहा था, जानना चाह रहा था। यानी जब, है ना, यानी जब तुम किसी चीज के बारे में क्यूरियस होते हो और अनश्योर अनश्योर होते हो। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होना, अनश्योर का मतलब आप श्योर नहीं होते, पक्का नहीं किसी भी चीज के बारे में कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। जब मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं तब हम लोग वंडरिंग करते हैं तब उस सिचुएशन को हम लोग वंडरिंग करना बोलते हैं। ठीक, जैसे आ जाओ, जैसे आई एम वंडरिंग, मैं सोच रहा था कि क्या यू कुड हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। शी कीप्ड वंडरिंग, तो वह सोचने का काम करती रही। क्यों ही लेफ्ट, कि वह क्यों चला गया। यू मस्ट बी वंडरिंग, आपको जरूर सोचना चाहिए। वॉट हैपन, कि क्या हुआ। तो वंडरिंग का मतलब क्या होता है, थिंक का मतलब नॉर्मल सोचना होता है, लेकिन अगर वंडरिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आप क्यूरियस हो, है ना। कोई चीज़ है जो आपको आपको बस सोचने पे मजबूर कर रही है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, करना होता तो क्या होता। तो उसे बोलते हैं क्यूरियस थिंकिंग को ही वंडरिंग कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। तो लीव यू वंडरिंग को कैसे हम लोग समझेंगे, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, तो लीव का मतलब मजबूर कर दिया, यू यानी तुमको, वंडरिंग यानी सोचने पर। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं इफ कि भाई इफ क्या मीनिंग दे रहा था। तो इफ के देखो तीन मतलब होते हैं, क्या, यदि, अगर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन नहीं बता रहा, बल्कि एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगर कंडीशन पूछता तो कहीं ना कहीं इसमें फ्यूचर टेंस आ जाता, या पास्ट है तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर इफ एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा है, और इसकी हिंदी क्या निकलती है, कि क्या। ठीक, कि क्या। जैसे मैं सोचता हूँ क्या वह खुश है, मैं सोचता हूँ कि क्या वह खुश है, तो बस इफ का मतलब होता है कि क्या। ठीक, आई वंडर, मैं सोचता हूँ, इफ कि क्या ही इज हैप्पी, क्या वह खुश है। शी आस्क्ड, उसने पूछा, इफ कि क्या आई वॉज ओके, क्या मैं ओके हूँ, ठीक हूँ। यू आर वंडरिंग, आप सोच रहे हो, इफ कि क्या ड्रीम्स हैव मीनिंग, क्या सपनों का मतलब होता है। तो वाई फियर, क्योंकि वंडरिंग के बाद जो आता है और सोचने का विषय। अच्छा हाँ भाई, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कब इफ कंडीशन बताएगा या कब इफ ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाला मीनिंग देगा। बस सिंपल सा है, अगर इफ के साथ में हुड या विल जैसे वर्ड्स नहीं है तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, और उसके पहले कुछ वर्ड्स भी होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंडीशन बता रहा है, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आई वंडर यानी मैं सोच रहा हूँ, सोचता हूँ, इफ इट विल रेन, क्या वर्षा होगी, ये हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। और इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो वी विल स्टे होम, तो हम घर पे ही रुकेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आप देखने से ये पहचान लोगे। ठीक, और इसके पहले कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आते हैं। ठीक, जैसे वंडर आ गया, थिंक आ गया,
सीम हो गया, इस तरीके से भी चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ से भी आप पहचान सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था इफ़ कि क्या दे हैड अ डीपर मीनिंग। यहाँ पर डीपर क्यों लिखा हुआ, डीप क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझते हैं। देखो डीप मीनिंग का मतलब होता है गहरी मीनिंग, डीपर का मतलब और भी गहरी मीनिंग। अगर डीपेस्ट था तो सबसे गहरी मीनिंग, बस यही एक फ़र्क है। ये एडजेक्टिव्स हैं, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब आज उसको पूरे को समझते हैं। सम ड्रीम्स यानी कुछ सपने, लिंगर यानी बने रहते हैं, ठहरे रहते हैं, टिके रहते हैं, इन योर माइंड आपके दिमाग में, वही इवोक करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को इन यू आपके अंदर, और लीव्स यानी मजबूर करते हैं आपको वंडरिंग यानी सोचने पर कि क्या दे हैड अ डीपर मीनिंग, क्या उनके पास और गहरी मीनिंग थी। ड्रीम ऑफ फॉलिंग यानी फॉलिंग यानी गिरना, ऑफ यानी का, ड्रीम यानी सपना, तो गिरने का सपना। आज आगे बढ़ते हैं। वेन यानी जब, लाइफ सीम्स यानी लाइफ जिंदगी लगती है। आ जाओ पहले, ठीक है। तो सेम का मतलब होता है लगना, अभी इसके ऊपर एक पढ़ रहा था ना सीम, तो सेम का मतलब होता है लगना। तो जब जिंदगी लगती है, कैसी लगती है, अनसर्टेन लगती है, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। और हम लोगों ने कल अन, इन, डिस जैसे प्रीफिक्स को समझा था, और भी कुछ थे जैसे इर था, इम था, इम आई थिंक नहीं था, इर था, और ऐसे ही कुछ और थे, हम लोगों ने कल उनको भी समझा था। तो जाके वीडियो नंबर 6 सॉरी वीडियो नंबर 7 और 6 को देख सकते हो, 6 और 7 को देख सकते हो। अनसर्टेन लगती हो या स्ट्रेसफुल लगती हो तब, तो याद रखना जब भी सेंटेंस में कॉमा आए और स्टार्टिंग में वेन आ जाए, तो यहाँ पर इसकी हिंदी जब में निकालना, जब कॉमा आ जाए तब वहाँ पर तब बोलना। तो जब ऐसा हो तब क्या करना है, तब दिस ड्रीम यानी वही सपना फ्रिक्वेंटली अकर्स, तब वह सपना बार बार होता है। जब जिंदगी अनसर्टेन लगे या लगती है या फिर थकान में लगती है, तब ऐसे सपने, तब यह सपना यानी ये ड्रीम ऑफ फॉलिंग है, बार बार देखने को मिलता है। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फियर का मतलब होता है डर, ऑफ का मतलब का के, लूजिंग यानी खोना, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण या फिर काबू। तो पहले इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। फियर का मतलब होता है डर, ऑफ लूजिंग यानी खोने का, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, पूरा अर्थ क्या हो गया, काबू खोने का डर। ठीक, तो फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। फियर हमारा नाउन है, ऑफ हमारा एक प्रपोजिशन है, लूजिंग हमारा एक जेरेंड है, क्योंकि लूज एक वोकैब है, लूज एक वोकैब है, उसमें ही आईएनजी लगी हुई है, उसको बोलते हैं लूजिंग, यानी इसको बोलते हैं जेरेंड। कंट्रोल हमारा अगेन नाउन है। ठीक, तो फियर ऑफ लूजिंग यानी खोने का डर, क्या चीज़ खोनी है, तो कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग एंजाइटी, तो पहला तो ये हो गया डर हो गया, दूसरा हो गया एंजाइटी, डिसीजन मेकिंग एंजाइटी, इससे कि भाई क्या बोलते हैं, तो इसको हाइफन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हाइफन कहते हैं। ये छोटा सा होता है, इसको बोलते हैं हाइफन। ये काम क्या करता है, ये दो अलग अलग वर्ड को जोड़ देता है और एक कंबाइन करके एक वर्ड को बना देता है ना। भाई अगर हाइफन नहीं लगाओगे तो फिर ये कुछ इस तरीके से भाई दिखेगा, जिससे तुम कंफ्यूज हो, तो मीनिंग को निकाल ही नहीं पाओगे। डिसीजन मेकिंग एंजाइटी, एक ऐसी एंजाइटी जो बना रही है डिसीजन, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हाइफन को तो यहाँ पर क्या करना है, बस हाइफन को लगाना है, हाइफन के लगाते ही ये एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, इसको कंपाउंड एडजेक्टिव, इसको कंपाउंड एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो एंजाइटी कैसी, डिसीजन मेकिंग वाली, टाइम सेविंग टिप्स, ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव बन गया। तो वेल नोन, ये भी एक एडजेक्टिव बन गया। हाइफन क्या करता है, ये एक पुल के जैसे काम करता है। हाइफन देखो पुल के जैसे भी होता है, तो ये दो चीज़ों को जोड़ता है और उनको एक वर्ड बना देता है, तो जैसे डिसीजन मेकिंग, टाइम सेविंग या फिर वेल नोन। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, और यानी या अनस्टेबल रिलेशनशिप। अनस्टेबल का मतलब होता है जो स्टेबल नहीं है, जो स्थिर नहीं है। रिलेशनशिप यानी कि संबंध, या करियर्स यानी करियर, आर। ठीक,
आर, क्योंकि यहाँ पर एक फियर है, फिर एंजाइटी है, फिर रिलेशनशिप्स हैं, फिर करियर्स हैं, तो वर्ब है प्लूरल आएंगे। आर ऑल, यहाँ पर आर क्यों आया, क्योंकि सब कुछ प्लूरल था। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे यहाँ पे पहले समझते हैं, यहाँ पर ये दो और मतलब क्या एक सेंटेंस में कई सारे और आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ही मे बी टायर्ड और सिक और जस्ट लेजी, यहाँ पर देखो एक और दो, ऐसे आप कितने भी और को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे और आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, एंजाइटी और अनस्टेबल रिलेशनशिप और करियर। तो अनस्टेबल संबंध हो या अनस्टेबल करियर हो, है ना, अनस्टेबल को कॉमन कर दिया गया, अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल करियर। आर ऑल, तो आर ऑल का मतलब होता है सभी हैं। क्या है, आर ऑल का मतलब है सभी हैं। क्या है, सिंबलाइज्ड बाय फॉलिंग। तो यहाँ पर देखो ये भी पैसे में लिखा गया, क्योंकि आर के बाद V3 का यूज़ किया गया है, यहाँ पर बाई भी लगा हुआ है और करने वाला भी दे रखा है, तो फॉलिंग के द्वारा सिंबलाइज किए जाते हैं। ऑल मतलब सभी के सभी। सिंबलाइज का मतलब क्या होता है, सिंबलाइज का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ किसी और चीज़ का रिप्रेजेंटेशन या साइन होती है, कोई चीज़ किसी और चीज़ का साइन होती है, तब कहा जाता है कि वो चीज़ उसको सिंबलाइज, सॉरी, तब वो चीज़ उसको सिंबलाइज करती है। काम करता हूँ यहाँ से, फिर रीडिंग में कल करता हूँ। हाँ, ये भी रात के 12 बज चुके हैं, सोना भी है, कल काम पे भी जाना है, तो यहाँ से शूटिंग कल करता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ तक रीड कर लिया। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, तो कंट्रोल खोने का डर, डिसीजन मेकिंग एंजाइटी, इस हाइफन को भी समझ लिया था, ये क्या है, एंजाइटी मतलब चिंता, या अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, तो ऐसे रिश्ते जो अनस्टेबल हैं, जो स्टेबल नहीं हैं, या करियर्स, अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल करियर्स। ठीक है, ये और इन दोनों को कनेक्ट करना है। हाँ, तो ये आर हमारे एक फ्यूल वर्ब है, और आर हमारे प्लूरल, ये आर हमारे एक प्लूरल वर्ब है, और क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं कई सारे हैं। पहले यहाँ पर एक चीज़ देखो लिखा हुआ है कि क्या एक ही सेंटेंस में और दो या उससे ज़्यादा बार आ सकते हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे ही मे बी, तो मे बी का भाई क्या मतलब होता है, हो सकता है। मे बी का मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, टायर्ड यानी थका हुआ हो सकता है, या सिक हो सकता है यानी बीमार हो सकता है, या जस्ट लेजी या सिर्फ लेजी हो सकता है। वो थका हुआ हो सकता है, बीमार हो सकता है, या बस आलसी हो सकता है। ठीक, तो देखो एक ही सेंटेंस में कई बार और आ सकते हैं, 2 बार भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा बार भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आर प्लूरल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर फियर एक है, फिर एंजाइटी है, यहाँ पर रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ पर ये करियर्स हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया गया। ऑल क्या बताएगा, तो आर ऑल एक स्ट्रक्चर होता है, तो आर ऑल का मतलब होता है सभी। ठीक है, ऑल का मतलब होता है सभी। सिंबलाइज्ड बाई फॉलिंग, तो फॉलिंग के द्वारा इनको सिंबलाइज किया जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। सिंबलाइज का मतलब क्या होता है, सिंबलाइज का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी और चीज़ का रिप्रेजेंटेशन या साइन होती है, तो कोई चीज़ है जो किसी दूसरी चीज़ का या तो रिप्रेजेंटेशन है या उसका साइन है, तो वो चीज़ सिंबलाइज करती है। ठीक है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो इसकी जो हिंदी निकलती है वो क्या निकलती है, फॉलिंग इन चीज़ों को सिंबलाइज करती है। ठीक, अगर इसको एक्टिव में लिखते तो इस तरीके से लिखते, फॉलिंग सिंबलाइजेस फियर, एंजाइटी, etc। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बाकी यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ ताकि सिंबलाइज को और अच्छे से समझ सको। जैसे आर ऑल सिंबलाइज्ड बाई एक्स, ये सब एक्स के द्वारा दर्शाए जाते हैं।
तो ये सब जो यहाँ पर हिंदी है ना, इसी यही ऑल के लिए आया हुआ है। ठीक है, दर्शाते हैं यानी सिंबलाइज करते हैं, इसके द्वारा, बाई एक्स यानी एक्स के द्वारा। जैसे फ्लावर्स आर सिंबलाइज्ड बाई ब्यूटी, फूल सुंदरता के प्रतीक होते हैं या सुंदरता के द्वारा ये दर्शाए जाते हैं, सिंबलाइज्ड बाई ब्यूटी, ब्यूटी के द्वारा। फॉलिंग यानी गिरना, इज सिंबलाइज्ड बाई फियर, गिरना डर का प्रतीक है, तो सिंबलाइज्ड है यानी प्रतीक। तो ये पूरा हो गया। यहाँ पर आ जाओ, पहले ऑल का काम देखते हैं कि ऑल क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। तो ऑल यहाँ पर एक क्वांटिफायर है। ठीक, क्वांटिफायर का मतलब होता है जो हमें क्वांटिटी को बताते हैं, जैसे ऑल हो गया, सब हो गया, ये सब हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं। तो अच्छा, अगर इसमें ऑल हम लोग ना लिखते तो यहाँ पर ये जो सेंस लिखा हुआ ना, ये सभी ये हट जाता। काबू खोने का डर, निर्णय लेने की चिंता या अस्थिर रिश्तों और करियर, ये सभी गिरने के प्रतीक हैं। अगर इसमें ऑल को हटा देते तो ये सभी वाला हिस्सा भी हट जाता, तो सिर्फ लिख के यहाँ पे आता गिरने के प्रतीक है, तो ये सभी का सेंस यहाँ से हट जाता। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आर ऑल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर ऑल यानी सभी हैं, क्या हैं, सिंबल्स हैं नेचर के। आर ऑल यानी सभी हैं सिंबलाइज्ड बाई फॉलिंग, फॉलिंग के द्वारा सिंबलाइज किए जाते हैं। तो बस ये यहाँ पर इसकी हिंदी लिखी हुई है। हमने यहाँ पर क्या क्या भाई सीखा कि इसको भाई समझा कि ये क्या हुआ है। इस यहाँ पर हाइफन को समझा, और एक सेंटेंस में कितनी बार आ सकते हैं कितनी बार नहीं, इसको हम लोगों ने समझा। और ऑल का यहाँ पर क्या मतलब है, सिंबलाइज का मतलब भी हम लोगों ने समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअली का मतलब होता है आत्मिक दृष्टि से, है ना। द यूनिवर्स यानी यूनिवर्स, मे बी अर्जिंग, तो मे बी का मतलब होता है हो सकता है, मे बी का मतलब हो सकता है। अर्जिंग का मतलब होता है कि प्रेरित करना या संकेत देना। ठीक, तो मे बी अर्जिंग का मतलब होता है शायद प्रेरित कर रहा हो। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की एनजी फॉर्म लगी जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म को दर्शाती है। ठीक, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर जो मे बी है ये क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इसकी हिंदी क्या निकलती है, शायद ऐसा कर रहा हो। ठीक है, और अर्जिंग यहाँ पे क्या दिखाता है, क्योंकि वर्ब के एनजी फॉर्म में, तो ये कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो करता है, यानी कोई चीज़ है जो लगातार प्रेरित कर रही है। ठीक है, तो मे हमारी एक मॉडल वर्ब है, और बी एक हमारी ऑक्सिलरी, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और अर्जिंग हमारा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी प्रेरित कर रहा है। ये स्ट्रक्चर होता है मे बी वर्ब के एनजी फॉर्म। अब मे बी, अब यहाँ पर मे की जगह पे आप कैन भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, माइट भी लगा सकते हो, मस्ट भी लगा सकते हो, है ना। तो ब्रह्मांड तुम्हें शायद प्रेरित कर रहा हो कि तुम अपने डर को छोड़ दो। तो अर्ज करने का मतलब क्या होता है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर और स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे सी मे बी थिंकिंग अबाउट यू। अबाउट यू का मतलब होता है के बारे में, यू का मतलब तुम्हारे बारे में। मे बी थिंकिंग शायद सोच रही होगी, मे बी वेटिंग शायद वेट कर रहा होगा, मे बी अर्जिंग शायद आपसे प्रेरित कर रहा हो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हो। मे बी टीचिंग शायद वो पढ़ा रही हो। तो मे बी वर्ब के एनजी फॉर्म क्या बोलती है, शायद कोई काम चल रहा हो, है ना, शायद कोई काम चल रहा हो, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से, यूनिवर्स में बी अर्चिंग, यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहा हो, यू यानी आपको, टू क्या करने के लिए, लेट गो ऑफ योर फियर। लेट गो ऑफ इंपॉर्टेंट वोकैब है, और ये आजकल आर्टिकल्स में बहुत आ रही है। तो लेट गो ऑफ का मतलब क्या है, छोड़ देना, मुफ्त करना या जाने देना। ठीक है, तो लेट गो ऑफ, और ऑफ एक प्रपोजिशन है तो इसके बाद नाउन ही आएगा। ठीक, तो किसी चीज को छोड़ देना, जैसे लेट गो ऑफ द रोप यानी रस्सी को छोड़ दो, लेट गो ऑफ योर फियर अपने डर को छोड़ दो, लेट गो ऑफ अटैचमेंट। हाँ, तो पहले इसको ब्रेक करते हैं।
देखो लेट का मतलब होता है कि कोई काम करने देना, है ना, लेट हिम गो, उसे उसे जाने दो, तो लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना। गो हमारी गिवन फॉर्म है यानी जाना, ऑफ यानी किसको, ऑफ हमें ये बताएगा कि किसको जाना है, और नाउन वो चीज़ है जिसे हमें छोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया, आगे चले। तो लेट गो ऑफ योर फियर, अपने डर को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। और हैव फेथ यानी फेथ होना, फेथ रखने को, हैव फेथ यानी फेथ को रखना। ठीक है, आगे समझते हैं। तो हैव यहाँ पे हमारी वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि एंड इन दोनों को जोड़ेगा। जैसे टू के बाद लेट आई यानी वी1 की फॉर्म आई, वैसे ही एंड के इधर भी वी1 की फॉर्म आई है। हैव का मतलब होता है रखना, एक मतलब ये होता है रखना, और दूसरा होता है पॉजेस करना। जैसे कहते हैं आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फ़ोन है, तो एक तो मतलब ये इसका होता है खाली अगर हैव लिखा हुआ है, और दूसरा इसका जो मतलब होता है वो होता है रखना। फेथ का मतलब होता है विश्वास, भरोसा, आस्था। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है कि हैव के साथ में नाउन लग के आता है, ये स्ट्रक्चर है। और इसकी जो हिंदी होती है वो क्या होती है, किसी चीज़ को रखना। यहाँ फेथ यानी विश्वास को रखने की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हैव फेथ इन योर सेल्फ, है ना, हैव फेथ यानी भरोसा रखो, हैव फेथ यानी भरोसा रखो, हैव फेथ यानी भरोसा रखो। ऐसे ही अगर आ जाए हैव ट्रस्ट, तो ट्रस्ट रखो, हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को रखो, हैव होप, होप को रखो, हैव पेशेंस, पेशेंस को रखो, हैव करेज, करेज को रखो, हैव बिलीफ यानी भरोसे को रखो, हैव डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय को रखो, हैव फेथ इन योर सेल्फ, है ना, हैव फेथ यानी फेथ को रखो, हैव ट्रस्ट यानी ट्रस्ट को रखो, हैव कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस को रखो। तो हैव यहाँ पर वी1 की फॉर्म है, तो हैव फेथ यानी फेथ को रखो, इन यानी में, द ट्रिप यानी इस यात्रा पे, रैदर देन, रैदर देन का मतलब क्या होता है, आज पहले समझते हैं। तो रैदर देन का मतलब होता है इसके बजाय, ठीक है, या बजाय इसके, तो इसके बजाय सबसे अच्छा इसका मतलब निकलता है। तो रैदर देन का मतलब होता है इसके बजाय। ये हमारी प्रपोजिशन या कंजंक्शन होती है, दो एक्शन या आइडियाज को जोड़ता है। इसे लिखा हुआ ए रैदर देन बी, तो देखो जो इधर लिखा हुआ है, जो इधर लिखा हुआ है, ये हमें बताता है इसको छोड़ना है और इसे चूज करना है। तो बी के बजाय ए, या ए को चुनो बी को नहीं। ठीक है, तो ये हमें चॉइस बताता है। तो रैदर देन के इधर जो लिखा हुआ है इसको लेना है, इधर जो है इसको छोड़ देना है। जैसे वॉक रैदर देन रन, तो रन नहीं करना, हमें वॉक करना है। हिंदी क्या होगी, के बजाय। ठीक है, के बजाय, मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, के बजाय, के बजाय, के बजाय, के बजाय। ठीक है, तो स्माइल करनी है, कंप्लेन नहीं करनी। ट्रस्ट के बजाय, सॉरी, ट्रस्ट करना है, फियर नहीं करना, लिसन करना है, आर्ग्यू नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। तो राधा दिन का मतलब समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हमें विश्वास रखना है, हमें बदलाव से लड़ाई नहीं करनी। ठीक, इसकी एक बार पूरी पूरी हिंदी देखते हैं। लिखा हुआ है आध्यात्मिक रूप से, तो यानी स्पिरिचुअली। आध्यात्मिक रूप से का मतलब क्या हुआ, स्पिरिचुअली, यानी ये ब्रह्मांड तुम्हें प्रेरित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है यानी आपसे अर्ज कर रहा है। हो सकता है यानी मे बी, कि तुम अपने डर को छोड़ दो, तो आप लेट गो ऑफ करो यानी को छोड़ दो, और जीवन की यात्रा पर भरोसा रखो, तो भरोसा रखने को हैव फेथ। बदलाव से लड़ने के बजाय, तो के बजाय यानी रादर देन। ठीक, आगे चले। इट इज यानी यह है, क्या है, इट इज, इसका मतलब होता है इट और इज। अगर ये वाला इट्स आता है तो ये पोजीशन को दिखाता है। ठीक, इट्स माई, इस तरीके से। इट इज एन इंडिकेशन, एक इशारा है कि यू नीड, आपको आवश्यकता है, टू लेट गो ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। हर उस चीज़ को, एनीथिंग का मतलब होता है हर उस चीज़ को छोड़ना।
एनीथिंग का मतलब क्या होता है, हर उस चीज़ को, क्योंकि भी इसके बारे में एडिशनल बातें यहाँ पर बताई गई होंगी, तो इसके हिंदी क्या निकालोगे, हर उस चीज़ को। एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़, तो इसको हम कैसे भाई बोलेंगे, हर उस चीज़ को। लेट गो ऑफ कर दो यानी छोड़ दो, ठीक है। कौन सी चीज़, अब देखो यहाँ पर कायदे में तो यहाँ पर दैट होना चाहिए या फिर विच होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इंग्लिश वर्क करती है अपने आप को स्मॉल करने पे, यहाँ पर रीडर सेंस समझ, यहाँ पर सेंस पकड़ देता है कि यहाँ पर दैट या फिर विच होना चाहिए, इस वजह से दैट और विच को हटा दिया जाता है। हर उस चीज़ को, कौन सी वो चीज़, यू आर क्लिंजिंग टू टू क्लोजली। टू क्लोजली का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक। टू हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि वो बहुत सुंदर है, तो एक ताने में मतलब बोलेगा हाँ सुंदर तो बहुत है, तो ये बस टू उसी को इंडिकेट करता है, ये एक नेगेटिव वर्ड की जैसे फॉर्म करता है। इसके पहले के स्ट्रक्चर भी समझाया था, टू कुछ लिखा होगा फिर टू लिखा होगा, ठीक है, यानी वो चीज़ इतनी मुश्किल है कि संभव नहीं हुई करना, ठीक। चलो, तो टू क्लोजली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होना, ये नेगेटिव में के सेंस में चली जाती है। क्लिंजिंग, तो क्लिंज का मतलब होता है चिपके रहना, ठीक, क्लिंज का मतलब होता है चिपके रहना। पूरा पूरा हो गया ब्रेकडाउन। अब समझते हैं एनीथिंग को, तो एनीथिंग हमारा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी किसी भी चीज़ को दर्शाता है जो तुम बहुत ज़्यादा पकड़ कर बैठे हो। पकड़ कर बैठे हो यानी उसे तुम क्लिंच करे हो, उसको तुम क्लिंच करे हो, और बहुत ज़्यादा नज़दीक में हो यानी टू क्लोजली, ठीक। हाँ, चलो कोई ना, जैसे लेट गो ऑफ, यहाँ पर लेट गो ऑफ वाला देखो स्ट्रक्चर आ गया, यानी छोड़ दो। एनीथिंग यानी हर उस चीज़ को छोड़ दो दैट हर्ट्स यू, जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तो एनीथिंग यानी हर उस चीज़ को। डोंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, हर उस चीज़ पर निर्भर ना रहो टू मच। एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर, ठीक है। रिलीज एनीथिंग, तो हर उस चीज़ को छोड़ दो दैट नो लॉन्गर सर्व यू, तो नो लॉन्गर भी एक कंसेप्ट है, समझोगा, समझाऊंगा कभी भी। सर्व्स यू, तो नो लॉन्गर का मतलब होता है कि जैसे उस चीज़, उस किसी भी चीज़ को छोड़ दो जो अब तुम्हारे काम की नहीं है, जो अब से तुम्हारे काम की नहीं है ना, तो नो लॉन्गर का मतलब जो अब से काम की नहीं रहेगी, नो लॉन्गर का मतलब होता है जो अब नहीं रहेगी, ठीक है। तो रिलीज कर दो यानी छोड़ दो हर उस चीज़ को जो अब आपको सर्व नहीं करती, जो आपके काम की नहीं है। तो इट इज एन इंडिकेशन दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ एनीथिंग। तो लेट गो ऑफ हम लोगों ने डीपली समझ लिया, एनीथिंग को भी समझ लिया, यानी हर उस चीज़ को छोड़ दो जिससे यू आर क्लेंजिंग, क्लेंज का मतलब चिपके हुए हो, यू आर क्लेंजिंग टू टू क्लोजली, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आप उससे चिपके हुए हो। तो क्लिंच एक वर्ब है, इसका मतलब होता है चिपकना, है ना। तो जैसे कि कोई अपने डर से या रिश्ते या विचार या परिणाम से चिपका हुआ होता है, तो क्लिंजिंग टू टू क्लोजली यानी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा चिपके रहना। तो सी इज क्लिंजिंग टू हर पास्ट, तो वह अपने पास्ट से चिपकी हुई है, और ध्यान देना क्लिंजिंग के बाद टू आता है, टू एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है। ही कीप्स क्लिंजिंग टू हिज फियर, वह अपने डर को पकड़े हुए है, तो क्लिंजिंग पकड़े हुए और टू हिज फियर यानी अपने डर को। स्टॉप क्लेंजिंग टू वॉट हर्ट्स यू, उस चीज़ से चिपकना, चिपके रहना बंद करो जो तुम्हें दुख देती है, हर्ट करती है यानी दुख देती है। तो क्लेंजिंग के बाद टू, और फिर उसके बाद उस चीज़ को बता दो जो आपको दुख देती है। तो क्लेंजिंग टू यानी चिपके रहना, कंट्रोल से केवल वो एंजाइटी को क्रिएट करता है, एंजाइटी यानी चिंता को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस समझ गया ना पूरा, मतलब पूरा का पूरा। तो इट इज़ एन इंडिकेशन, यह इंडिकेशन है, यहाँ पर हम लोगों ने इट को जाना। दैट यानी कि यू नीड, आपको आवश्यकता है, टू लेट गो ऑफ यानी छोड़ने की, त्यागने की, हर उस चीज़ को, इसको हम लोगों ने समझा जिससे आप बहुत ज़्यादा चिपके हुए हो। और द मैसेज यानी यह जो मैसेज है, कौन सा मैसेज, मैसेज भाई कहाँ है, तो मैसेज तो यही है ना, ये जो संकेत है। इस यानी है वन ऑफ कैपिटुलेशन, तो कैपिटुलेशन को अच्छा पहले समझते हैं। कैपिटुलेशन का मतलब होता है
कि जब हम लोग सरेंडर कर देते हैं यानी झुक जाते हैं, तो कैपिटुलेशन का मतलब होता है झुक जाना या सरेंडर कर देना, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। तो यह जो मैसेज है ये कैपिटुलेशन एक तरीके का कैपिटुलेशन है यानी सरेंडर है, रेदर देन फेलियर के। तो ये है रेदर देन, क्या कहता है, ये वाला है, इसके लेफ्ट वाला हिस्सा है, राइट वाला हिस्सा नहीं है। तो कैपिटुलेशन है फेलियर के बजाय, ध्यान देना, के बजाय हिंदी में हम लोग इस तरीके से बोलेंगे। तो सी स्माइल्ड रेदर देन क्राइड, तो रेदर देन उसने पहले स्माइल किया क्राई करने के बजाय, उसने ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया रेदर देन हाइडिंग इट, तो रेदर देन यानी के बजाय। आई वुड वॉक, मैं वॉक करना पसंद करूंगा, रेदर देन टेक अ बस, तो रेदर देन यानी के बजाय। दे डिसाइडेड टू स्टे होम रेदर देन गो आउट, तो बाहर जाने के बजाय उसने घर पे रहने की बात करी। ठीक है, रेदर देन यानी के बजाय। चलो, आत्मसमर्पण का मतलब कैपिटुलेशन, कैपिटुलेशन कैपिटुलेशन रेदर देन यानी के बजाय। फॉलिंग इन ड्रीम्स यानी सपनों में गिरना, माइट ओकेजनली इंडिकेट, तो माइट इंडिकेट शायद इंडिकेट कर रहा हो, है ना, माइट इंडिकेट, है ना। तो पहले जो इसको समझते हैं ओकेजनली का मतलब क्या होता है। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, ओकेजनली का मतलब क्या होता है, कभी कभी, यानी अक्सर नहीं, कोई चीज़ कभी कभी ही होती है। जैसे ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पे, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और ओकेजनली का मतलब होता है और भी कम बार। तो समटाइम्स और ओकेजनली में ये फर्क होता है, समटाइम का मतलब होता है कभी कभी और ओकेजनली का मतलब होता है और भी कम बार। जैसे फॉलिंग इन ड्रीम्स माइट ओकेजनली इंडिकेट ग्रोथ, सपनों में गिरना कभी कभी विकास का संकेत देता है। तो माइट इंडिकेट यानी इंडिकेट हो सकता है, माइट का मतलब क्या होता है, ये शायद हो सकता है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन माइट का मतलब होता है शायद हो सकता है कि वो इंडिकेट करता हो यानी संकेत देता हो, किस चीज़ के वो आगे लिखा हुआ है और कैसे देता है वो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है, ये हमारी एक एडवर्ब है यानी ओकेजनली। वी ओकेजनली नीड टू लेट गो ऑफ कंट्रोल, तो ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, है ना, सम टाइम से भी कम की बात करता है, तो हमें कंट्रोल को छोड़ देने की आवश्यकता होती है। ओकेजनली यानी कभी कभी सरेंडर जो है वो शांति लाता है। तो ओकेजनली यानी कभी कभी, माइट इंडिकेट यानी हो सकता है कि शायद वो इंडिकेट करता हो, दैट यानी कि यू आर बीइंग लेड, तो यू आर बीइंग लेड, तो बीइंग का मतलब होता है होना, लेड मतलब नेतृत्व किया जाना, या आप लीड करे जा रहे हैं, पैसिव में लिखा हुआ है, तो पैसिव की पहचान क्या होती है, हमेशा विथरी आएगा, और बीइंग के साथ में विथरी है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाई हिम, बाई हिम यानी उसके द्वारा, इज नॉट बीइंग कुक्ड तो नहीं बनाया जा रहा है, तो खाना उसके द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, बीइंग के साथ में विथरी लिखा हुआ है। समझ गए, आगे बढ़े। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओकेजनली को समझा, माइट को भी समझा, माइट के साथ में हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है इसको समझा। तो आर बीइंग लीड यानी आप लीड किए जा रहे हो, नेतृत्व किया जा रहा है अपना, टुवर्ड्स यानी की ओर, टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है की ओर, किसकी ओर, डेवलपमेंट की तरफ, बाय ट्रस्ट, ट्रस्ट के द्वारा, रेदर देन, ट्रस्ट के द्वारा, रेदर देन यानी के बजाय कंट्रोल, तो कंट्रोल हमें लीड नहीं कर रहा डेवलपमेंट की तरफ, बल्कि भरोसा हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहा है। तो रेदर देन का मतलब क्या होता है, जो पहले वाला होता है वो हमें कोई काम करना, दूसरे वाले को छोड़ना। ठीक, तो नियंत्रण नहीं बल्कि विश्वास के जरिए, तो विश्वास के जरिए हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं बजाय कि नियंत्रण करने के। ठीक, तो सपनों में गिरना कभी कभी, कभी कभी का मतलब ओकेजनली, यह संकेत देता है यानी माइट इंडिकेट करता है कि तुम्हें नियंत्रण नहीं बल्कि विश्वास के जरिए विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो बल्कि यानी रेदर देन के बजाय, है ना, के जरिए, की ओर, तो की ओर का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स, ले जाया जा रहा है, तो ले जाया जा रहा है मतलब आर बीइंग लेड। ठीक है, तो लीड की ये थर्ड फॉर्म है लेड। आगे बढ़ते हैं। ड्रीम ऑफ बीइंग चेस्ट,
तो पहले इस बीइंग चेस्ट को समझते हैं। तो इसमें पहला वर्ड है बीइंग, फिर अगला वर्ड है चेस। चेस का मतलब होता है किसी को पकड़ना, बीइंग का मतलब होता है होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बीइंग चेस्ट का जो पूरा मतलब हुआ वो क्या हुआ? पीछा किया जा रहा होना। पीछा किया जा रहा होना, किसी के द्वारा भागने पर मजबूर होना, इसको बोलते हैं बीइंग चेस्ट। जैसे लिखा हुआ बीइंग चेस्ट यानी पीछा किया जा रहा होना। बीइंग लव्ड, प्यार किया जा रहा होना। बीइंग वॉच्ड, तो देखा जा रहा होना। देखो यहाँ पे जो V3 है ना, ये क्या बताती है कि सब्जेक्ट हमारा काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के ऊपर काम आ रहा, ये पैसिव में लिखा हुआ है। तो बीइंग के बाद V3 यानी पैसिव को दिखाता है। जैसे हम लोगों ने भी ऊपर समझा था ना, आर के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म थी आर, है ना, फिर आर बीइंग लेड, ठीक है, लिखा था ना V3। तो बस उसमें आर वाले से को हटा दिया गया क्योंकि ये एक हेडलाइन है छोटी सी। तो यहाँ पर पैसिव को दिखाया गया है। तो बीइंग चेस्ट यानी चेस हो रहे हो। बीइंग लव्ड यानी प्यार किया जा रहा होना। बीइंग वॉच्ड यानी देखा जा रहा होना। बीइंग इग्नोर्ड यानी नजरअंदाज किया जा रहा होना। बीइंग प्रेस्ड यानी प्रेस किया जा रहा होना। पनिश यानी सजा दी जा रही है। बीइंग हेल्प्ड मदद की जा रही होना। कंट्रोल यानी कंट्रोल किया जा रहा है। बीइंग गाइडेड यानी गाइड किया जा रहा है। बीइंग टेस्टेड यानी परखा जा रहा है। इसलिए लिखा हुआ आई एम बीइंग वॉच्ड। तो बीइंग वॉच्ड यानी देखा जा रहा है, आई एम यानी मुझे। बीइंग प्रेस्ड तारीफ हो रही है, तो सी की हो रही है उसके काम के लिए। बीइंग पनिश्ड पनिश किया जा रहा है यानी उसे पनिश किया जा रहा है। तो बीइंग गाइडेड, तो गाइड हो रहा है, कौन हो रहा है? जो इधर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना। तो बीइंग इग्नोर यानी इग्नोर हो रहा है। आगे बढ़े, चलो। तो ड्रीम ऑफ बीइंग चेस्ट, तो बीइंग चेस्ट का मतलब चेज होने का सपना। तो बीइंग परस्यूड, तो बीइंग परस्यूड का मतलब क्या होता है? पीछा किया जाना। परस्यूड के देखो 2-3 मतलब होते हैं। आ जाओ पहले इसी को ही समझते हैं। तो बीइंग परस्यूड की जो पूरी हिंदी होगी वो क्या होगी? किसी के द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा होना। तो यहाँ पर एक वर्ड है लगातार। तो परस्यू का मतलब है कि कोई चीज़ लगातार चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर पीछे किए जाने का सेंस यहाँ पर परस्यू दे रहा है। बाकी यहाँ पर देखो परस्यू के अलग अलग मतलब होते हैं। परस्यू का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है लगातार। पहली बात यहाँ पे देखना कि एक वर्ड आएगा लगातार यानी कोई चीज़ कंटिन्यूस हो रही होगी। तो लगातार किसी चीज़ के पीछे लगे रहना। अब वो चाहे तुम्हारा गोल हो, चाहे कोई तुम्हारा ड्रीम हो, या तुम किसी भी व्यक्ति के पीछे लगे हुए हो। सिंपल सा इसका कि मतलब होता है परस्यू का कि आप लगातार किसी चीज़ के पीछे पड़े हो। ठीक, आगे बढ़े। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पुलिस है वो लगातार पीछे पड़ी हुई है उस चोर के। तो सी इज परस्यूइंग हर ड्रीम, तो वो अपने ड्रीम के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है, वो अपने ड्रीम के पीछे पड़ी हुई है। तो ही इज परस्यूइंग अ डिग्री इन इंग्लिश, तो वो इंग्लिश की डिग्री के पीछे भी पड़ा हुआ है, ठीक। ही परस्यूडेड हर, तो वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। बिफोर शी अग्रीड। तो परस्यू का मतलब सिंपल सी बात होती है किसी चीज़ के पीछे लगातार पड़े रहना। आगे बढ़े, चलो। तो ही इज बीइंग परस्यूड बाई द पुलिस, देखो पैसिव में लिखा हुआ है, उसका पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा है। तो बीइंग परस्यूड यानी परस्यू किया जा रहा है, पीछा किया जा रहा है। सी फील्स, वह महसूस करती है, सी इज बीइंग परस्यूड, तो उसका पीछा किया जा रहा है, ठीक है। तो बीइंग परस्यूड यानी परस्यूड होना, उसका लगातार पीछे किया जाना। आगे बढ़ते हैं। तो बीइंग परस्यूड यानी परस्यूड होना, लगातार इस चीज़ के द्वारा परस्यू किए जाना। इन अ ड्रीम यानी सपने में, इज अ मेटाफर, तो एक रूपक है। मेटाफर का मतलब होता है रूपक है, यानी किसी न किसी चीज़ का इंडिकेशन है, ठीक है। फॉर समथिंग यानी किसी भी चीज़ के लिए। फॉर समथिंग यानी समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए। कौन सी चीज़? फिर से यहाँ पर दैट विच लिखा होगा, तो हमें यही समझना होगा कौन सी चीज़ है। जिस चीज़ को यू आर अवॉइडिंग, आप अवॉइड कर रहे हो इन रियल लाइफ यानी वास्तविक ज़िंदगी में। जैसे कि सच का मतलब होता है जैसे कि फीलिंग हो सकती है, ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, या कोई भी अनसॉल्व प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। इट इज़, फिर से देखो यहाँ पे इट इज़ आ गया, तो इसको बोलते हैं इट इज़, और एक होता है इट्स, वो अलग होता है, ये इट इज़।
पॉसिबल दैट यानी संभव है कि द यूनिवर्स इज पुशिंग, पुशिंग का मतलब होता है धक्का देना, या आपको धक्का दे रहा है आगे की ओर, यू यानी तुमको, टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, क्या होता है मतलब, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। अब चाहे आप किसी पर्सन का सामना कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन का सामना कर रहे हो, या किसी भी ट्रुथ का सामना कर रहे हो, या किसी भी कन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे हो, जैसे उसने चोर का सामना किया, ठीक है, तो उसने अपने डर का सामना किया, वो आपको रियलिटी का सामना करना चाहिए, है ना। मैनेजर ने सामना किसका किया, टीम का किया, अबाउट मिस्टेक्स। तो पुशिंग को हम लोगों ने समझ लिया, इट इज को दोबारा से रिकॉल किया। कन्फ्रंट का मतलब सामना करना, इंपॉर्टेंट वोकैब है। द थिंग्स, उन चीज़ों का जिससे आप अवॉइड करते हो। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना कि यहाँ पर दैट विच मिसिंग है, तो कैसे इसको हम लोगों ने समझा, यहाँ पर भी दैट विच मिसिंग है, हम लोगों ने इसको समझ लिया, ठीक है। तो संभव है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन चीज़ों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहा होगा, प्रेरित कर रहा होगा। इसके पहले हम लोगों ने वोकैब सीखी थी अर्जिंग, वैसे यहाँ पर पुश मतलब प्रेरित करना है, यानी पुश का मतलब धक्का लगाना, अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, है ना। संभव है यानी कि पॉसिबल है, जिनसे तुम हमेशा बचते हो, बचते हो यानी अवॉइड करते हो। दी परस्यूअर, तो एक होता है परस्यू जो होती है हमारी वर्ब, उसका मतलब होता है पीछा करना, और परस्यूअर का मतलब होता है जो पीछा कर रहा होता है, ठीक। आगे बढ़े, ये हमारा नाउन होता है, वो हमारी वर्ब थी। जैसे कि परस्यू एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पीछा करना। परस्यूअर हमारा नाउन है, इसका मतलब होता है पीछे करने वाला। एक होता है परसूट, जो कि हमारा नाउन होता है, उसका मतलब होता है परसूट यानी प्रयास या फिर पीछा, ठीक। होता नहीं परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस के प्रयास में, हैप्पीनेस के चाह में, उसके ना उसे पाने की कोशिश में। तो जो पीछा कर रहा व्यक्ति होता है यानी जो परस्यूअर होता है, फ्रिक्वेंटली यानी होता है बार बार लगातार, रिप्रेजेंट यानी दर्शाता है गिल्ट को, किसे, गिल्ट को। गिल्ट का मतलब क्या होता है, गिल्ट हमारे यहाँ पे नाउन है, और ये बताता है अपराध बोध यानी गलती का एहसास, किसी गलत काम के लिए मन में कोई बोझ होना या पछतावा होना। तो गिल्ट का मतलब होता है बेसिकली मन में बोझ होना या पछतावा होना। तो ये मन में पछतावे को या फिर बोझ को रिप्रेजेंट करता है। कुछ अदर एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे ही फेल्ट गिल्ट, तो उसे मन में पछतावा हुआ, कब, जब उसने अपने दोस्त से झूठ बोला उसके बाद, तो उसकी आई जो है वो गिल्ट से भरी हुई थी, यानी अपराध बोध से भरी हुई थी। तो गिल्ट जो है यानी जो पछतावा है या जो अपराध बोध है, यानी तुमने कोई गलती पहले कर दी थी, अब उसको पछता रहे, उसी को बोलते हैं गिल्ट। तो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। और फिर यहाँ पे गिल्ट आ गया, ही कैरिड द गिल्ट फॉर ईयर्स, तो सालों तक वह अपराध बोध को लेकर चलता रहा। परस्यूअर यानी कि जो पीछा कर रहा है, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, रिप्रेजेंट यानी दर्शाता है, गिल्ट यानी अपराध बोध को, और ड्रेड को, ड्रेड का मतलब क्या होता है, ड्रेड देखो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है, बट यहाँ पर नाउन है। ड्रेड का मतलब होता है किसी आने वाली चीज़ से बहुत ज़्यादा डर या चिंता महसूस करना। तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखना, बहुत ज़्यादा डर या चिंता को ड्रेड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रेड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अगर वर्ब हो, उसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा डर लगना। अगर नाउन है तो बहुत ज़्यादा डर, जैसे कि मुझे दांत के डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता है, तो आई ड्रेड गोइंग टू द डेंटिस्ट। परीक्षा से पहले उसे भय की भावना महसूस हुई, तो बहुत ज़्यादा भय की भावना महसूस हुई, तो ड्रेड लगा उसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ड्रेड फर्स्ट फॉर्म, ड्रेडेड सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म, ड्रेडफुल यानी एडजेक्टिव यानी बहुत ज़्यादा डरावना होना। तो जो परस्यूअर था समझ लिया हम लोगों ने, तो फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट करता है गिल्ट को यानी अपराध बोध को, ड्रेड यानी बहुत ही ज़्यादा डर को, या एक अनएक्सेप्टेबल ट्रुथ को, ये कह सकते जो अनएक्सेप्टेबल है, जिसे जो अस्वीकार्य है, ठीक है। तो सपने में पीछा करने वाला व्यक्ति, पीछा करने वाला व्यक्ति यानी हमारा परस्यूअर अक्सर अपराध बोध यानी गिल्ट, डर या ऐसी चीज या ऐसी सच्चाई का प्रतीक होता है जिसे हम स्वीकार नहीं करते, यानी एक अनएक्सेप्टेबल ट्रुथ,
आगे स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक रूप से, यानी आत्मा या चेतना के स्तर पे। ठीक, दिस ड्रीम यानी यह जो सपना है। इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? इम्प्लाई का मतलब होता है संकेत देना, यानी किसी बात को सीधे न कह के बस इशारों में बताना। तो इम्प्लाई का मतलब होता है कोई चीज़ आपको सीधे नहीं बताई जाती, इशारों द्वारा बताई जाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको सीधे तौर पे बताई नहीं जाती, लेकिन इशारा करके बताई जाती है, उसे बोलते हैं इम्प्लाई। जैसे कि उसका जो साइलेंस है वो बताता है कि वो एग्री है। इम्प्लाई करता है यानी संकेत देता है, यानी उसने सीधे हाँ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी नहीं कहा कि हाँ वो एग्री है। जैसे जो बादल काले हैं वो क्या बताते हैं कि वर्षा जल्द होने वाली है। डायरेक्ट नहीं बताया, हम लोगों ने अनुमान लगाया। उसके वर्ड इम्प्लाई यानी उसके शब्दों से मतलब समझा गया कि वह अनहैप्पी है। इम्प्लाइड का मतलब सिंपल क्या होता है कि दो व्यक्ति हैं, एक को देखकर दूसरे वाला ये समझ गया कि उसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे है कि स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से, या जो सपना है वो इम्प्लाई करता है, यानी कि जो देख रहा है इस सपने को उसके ऊपर बात हो रही है कि वो ये सपना संकेत देता है इनर कन्फ्लिक्ट को, यानी कि आपके अंदर कोई ना कोई लड़ाई चल रही है। तो इम्प्लाई करता है यानी संकेत देता था, यह सपना संकेत देता है इनर कन्फ्लिक्ट का, यानी अंदर कोई भी लड़ाई चल रही है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई, दैट नीड अटेंशन, और उस लड़ाई को अटेंशन की आवश्यकता है। तो नीड यानी आवश्यकता है, और करेज यानी साहस की आवश्यकता है। बढ़िया आगे द मैसेज, यानी यह मैसेज इज़ वेरी क्लियर, बहुत ही साफ है। ये हमारे लगे हुए हैं दो कॉलम जो कि हमें इसे फर्दर, आजा पहले यहाँ पर इफ को समझते हैं। तो मैं काम करता हूँ 35। तो ये है कॉलन जो कि हमें ये बताएंगे कि इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इफ़ यानी यदि, इफ़ के दो मतलब होते हैं, हम लोगों ने कल जाना था आई थिंक, या शायद। तो इफ़ यहाँ पर ना दो फंक्शन करता है। पहला तो सेंस आता है कि कोई कंडीशन होगी जिसमें इसकी हिंदी होती है यदि, है ना। हाँ, नहीं, यदि। और दूसरा इसका भाई क्या सेंस आता है, या फिर इसका मतलब होता है अगर। और इफ़ का जो तो एक और मतलब होता है, तो ये इसका एक मतलब ये होता है, उसकी हिंदी अलग अलग है बट ये काम करता है कंडीशन पे। और जो दूसरा इफ़ का मतलब होता है वो होता है कि क्या, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चले आगे। तो इफ़ यू इग्नोर, यदि आप इग्नोर करते हैं समथिंग यानी किसी भी चीज़ को, तो अगर ऐसा करते हैं तो इट विल कंटिन्यू टू परस्यू, परस्यू मतलब पीछा करती है, विल कंटिन्यू यानी लगातार, यू यानी आपका, अंटिल तब तक पीछा करती है जब तक यू टर्न अराउंड, आप पलट के घूमते नहीं हो और उसका सामना नहीं करते हो। ठीक, आगे बढ़े। चलो और तो पहले समझते हैं अंटिल को। तो जब तक तुम पलट कर उसका सामना नहीं करते हो, तो अंटिल का मतलब होता है जब तक ऐसा नहीं करते हो तब तक ये चीज होगी। ठीक, तो जब तक या तब तक का सेंस देता है। जैसे वेट अंटिल आई कम बैक, तो तब तक इंतजार करो जब तक मैं नहीं आता। तो वेट कब तक करना है, जब तक वो आएगा नहीं। ठीक, डोंट मूव अंटिल दी लाइट टर्न ग्रीन, जब तक बत्तियां नीली ना हो जाए तब तक तुम मूव नहीं करोगे। तो जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक ऐसा नहीं करना। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत करी, अंटिल ही सक्सीड, तो जब तक वह सफल नहीं हुआ तब तक उसने कड़ी मेहनत करी। बस। अब अंटिल में देखो एक वर्ड छिपा हुआ है, अन। हमने क्या सीखा था कि अन हमारा एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, सीखा था ना। अन को, इन को, डिस को, इर को, है ना, इल को, समझा था ना भाई को। तो अन यहाँ पर एक नेगेटिव है, इसलिए देखो सब में क्या आया, मतलब आया हुआ है नहीं, सब में देखो नहीं आया हुआ है ना।
जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, समझा बाबू? अंटिल का मतलब आगे बढ़े, चलो। द मैसेज इज वेरी क्लियर। इफ़ यू इग्नोर समथिंग, यदि आप किसी भी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो वो कंटिन्यू आपका पीछा करेगी, और तब तक करेगी जब तक आप पलट के उसका सामना नहीं करते हो। वेयर अवॉइडेंस एंड्स, जहाँ पर अवॉइड करना खत्म हो जाता है, वहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो अगर स्टार्टिंग में वेयर आ जाए तो जहाँ से ये चीज़ खत्म होती है, तो वहाँ से कॉमा क्या बताएगा, वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है। और अगर वेन आ जाए तो जब ऐसा होता है तब ये करना होता है। ठीक, आगे बढ़े। मैं कॉमा को यहाँ पर पढ़ना सिखा रहा हूँ आपको कि ये कॉमा है ना, फर्जी में नहीं लगाए जाते, कुछ ना कुछ इनका सेंस भाई होता जरूर है। चलो, तो ड्रीम यानी सपना, लूजिंग टीथ यानी दांतों को खोने का। तो लूजिंग टीथ यानी दांतों को खोने वाला सपना। दिस ड्रीम यानी यह जो सपना है, इस फ्रिक्वेंटली यानी बार बार, फ्रिक्वेंटली यानी बार बार, एसोसिएटेड विद, एसोसिएट विद का मतलब क्या होता है, जुड़ा होना। एसोसिएट विद का मतलब होता है जुड़ा होना, और एसोसिएट के साथ में विद ही आता है। तो यह सपना लगातार, देखो यहाँ पर इस भी है और B3 फॉर्म भी है, तो ये पश्चिम में हुआ कि नहीं हुआ? भाई नहीं है तो क्या हुआ, है ना? बट यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि ये पश्चिम में नहीं लिखा हुआ। तो ये जो सपना है इस फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद फीलिंग, तो ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है फीलिंग्स के साथ। कौन सी फीलिंग? डिस्कम्फर्ट की फीलिंग। डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर डिस एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, कंफर्ट का नेगेटिव कर दिया इसने, तो कंफर्ट का उल्टा डिस्कम्फर्ट, आरामदायक नहीं है। या कॉन्फिडेंस जो है वो लूज है, लॉस कर चुके हैं। इसमें भी कुछ एक होता है ना, एक लूज होता है और एक लूज होता है, एक बार होता है और ना होता। आगे बढ़ते हैं। या फियर ऑफ बीइंग जज्ड, तो जज होने का, जज किए जाने का डर। बीइंग जज्ड यानी जज किए जाने का डर। तो यह सपना लगातार जुड़ा होता है डिस्कम्फर्ट की फीलिंग से, कॉन्फिडेंस खोने की फीलिंग से, या डर जो कि बीइंग जज का होना, यानी कि हमें कोई जज करेगा उसका डर। वेन यानी जब, वंस आइडेंटिटी, तो आज पहले इस वन को समझते हैं, ठीक। तो वन का जो अर्थ होता है वो एक होता है, वन का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है एक, ठीक। लेकिन इंग्लिश में इसको कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर बात करें नंबर्स की, तो आई हैव वन पेन। देखो यहाँ पर जो हैव आया हुआ है ना, इसका भाई क्या मतलब है? यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है पोजेशन वाला, जो हमने सीखा था ना ऊपर, पोजेशन, ये पास होना। तो यहाँ पर ये वाला हैव का मतलब है कि यहाँ पर हैव सिंगल ही है, यहाँ पर हैव के साथ में V3 फॉर्म नहीं लगी हुई, तो ये पास्ट, तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव जब सिंगल है यानी ये एक V1 फॉर्म में है, तो जब एक ये जब हैव एज अ V1 फॉर्म आता है तो उसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब क्या होता है? पास होना, दूसरा मतलब होता है रखना। आगे बढ़ते हैं। अगर एक प्रोनाउन हुआ तो वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यानी हर व्यक्ति को, है ना, सत्य बोलना चाहिए। पॉजेसिव फॉर्म इसका वंस होता है, क्या होता है? वंस। तो इट इज वंस ड्यूटी, तो हर इंसान, हर व्यक्ति की ड्यूटी होती है। शी इज वन, शी इज दी वन आई लव, तो यहाँ पर वन शी को रिप्लेस कर देगा कि वह वही है जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो वन मतलब वही है, वही व्यक्ति है, ठीक है, वही व्यक्ति है। इट इज़ अ गुड वन, तो ये एक टाइप को दिखाता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना स्पोकन में, दिस इज अ गुड वन, ये अच्छा वाला था, है ना, दिस इज अ गुड वन, मतलब बहुत सारे बोले गए, उसमें से उसी की सेम कैटेगरी है, इसलिए यहाँ पर वन लिखा हुआ है। वन एक प्रोनाउन के जैसे उससे भाई रिप्लेस कर देगा, ठीक। और वन नाउन को रिप्लेस कर देता है, यानी एक प्रोनाउन का फंक्शन प्ले कर देता है। आई लॉस्ट माई फोन, तो मैं अपना फ़ोन खो दिया, बट बाउट अ न्यू वन, लेकिन वैसा एक नया फ़ोन खरीद लिया, ठीक। आगे बढ़े। तो वन का हम लोगों ने क्या मतलब देखा? कोई व्यक्ति होगा, वंस उसी व्यक्ति का पोजेशन फॉर्म होगा, और दी वन यानी वही व्यक्ति या फिर वही चीज़, और अ न्यू वन यानी नया वाला, ठीक। आगे बढ़े। चलो, तो जब
किसी की आइडेंटिटी यानी वंश आइडेंटिटी या सेल्फ इमेज चेंजेस थ्रू आउट लाइफ ट्रांजेक्शन। थ्रू आउट का मतलब होता है जिंदगी भर, यानी पूरा समय, हर हिस्से में या संपूर्ण अवधि में। यानी कोई चीज़ है जो शुरू से लेकर अंत तक लगातार चलती रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रू आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रू आउट बोलते हैं। लाइफ ट्रांजिशन यानी जिंदगी के हर बदलाव में। ठीक है। इट में मैनिफेस्ट, तो इट में मैनिफेस्ट, मे का मतलब होता है शायद, मैनिफेस्ट यानी आ जाओ भाई इसको समझते हैं। ठीक है। तो मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? अंदर कोई चीज़, भावना या बदलाव जो पहले अंदर था अब बाहर दिखाई देने लगा। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि अब दिखाई देने लगा। जैसे अभी इम्प्लाई था ना, जो इनडायरेक्ट हमें इंडिकेशन यानी इशारा देता था। पहले जो समझते हैं थ्रू आउट को, यहाँ पर देखो थ्रू आउट लिखा हुआ, यहाँ पर भी थ्रू आउट लिखा हुआ, यहाँ पर भी थ्रू आउट लिखा हुआ है। तो शी वॉज हैप्पी थ्रू आउट दी जर्नी, यानी जर्नी की शुरू से लेकर एंड तक वो खुश रही। आई इट रेन्ड थ्रू आउट द नाइट, यानी कि पूरी रात। थ्रू आउट माई स्ट्रगल, यानी स्ट्रगल के शुरू से लेकर एंड तक। थ्रू आउट द कंट्री, यानी पूरी की पूरी कंट्री में। तो जब किसी की पहचान, सेल्फ इमेज थ्रू आउट लाइफ ट्रांजेक्शन में बदलाव करती है, तो अब देखो यहाँ पर इट वेन आ गया ना, तो वेन है फिर कॉमा है, तो कॉमा को कैसे भाई हम लोग रीड करेंगे? जब ऐसा होता है तब क्या होता है? तो इट में मैनिफेस्ट, यानी यह मैनिफेस्ट करता है। इट में मैनिफेस्ट यानी शायद मैनिफेस्ट करता हो। हाँ, यानी कि बाहर की ओर दिखाई देती है। जैसे डर जो है उसके गुस्से में दिख सकता था, मतलब दिख सकता है, कैन है ना, कुड नहीं। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है मैनिफेस्टेड यानी दिखा, उसकी स्पीच में दिखा। तो इलनेस यानी बीमारी जो है दिख सकती है फिजिकल सिम्टम से, हाँ फिजिकल सिम्टम से दिख सकती है। जैसे कि स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो दिख सकती है काइंडनेस में। ठीक। हाँ। यानी जब किसी व्यक्ति की पहचान या आत्म छवि जीवन के बदलाव में बदलती है, तो वह परिवर्तन किसी रूप में बाहर दिखाई देने लगता है। तो बाहर दिखाई देने का मतलब होता है मे मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? बाहर दिखाई देने लगना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट कुड बी अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस को भी समझेंगे, कुड बी को भी समझेंगे। तो इट कुड बी, मतलब पहले कुड बी को समझते हैं। तो कुड बी का मतलब क्या होता है? हो सकता है, यानी कोई संभावना है, अभी संकेत है कि कुछ हो सकता है। तो कुड का मतलब सकता, बी का मतलब होना, तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। यह सर्टेनिटी नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ठीक, जैसे इट कुड बी ट्रू, यह सच हो सकता है। इट कुड बी टायर्ड, वह थकी हुई हो सकती है। दिस ड्रीम कुड बी अ मैसेज, यह सपना संदेश हो सकता है। ही कुड बी द राइट पर्सन फॉर द जॉब, वह इस काम के लिए सही व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है इन सब में आया हुआ है। ये हमारा कुड बी का लेसन है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है काया पलट। बचपन में हम लोगों ने डायग्राम को देखा था कि कैसे कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनती है। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, यानी इसकी हिंदी होती है काया पलट करना, है ना, रूपांतरण करना, परिवर्तन या बदलाव का गहरा रूप। कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ बदलती है। ये तो इट कुड बी अ साइन, ये साइन हो सकता है किसका? स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस का, यानी कि रूपांतरण का। कौन सा? जो कि स्पिरिचुअल का है। हो सकता है जब, कब हो सकता है? जब अ वीकर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आपका वीकर वर्जन, ध्यान देना यहाँ पर वीक वर्जन नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, और एक चीज मैं समझाता हूँ। एक होता है वीक, एक होता है वीक। इसका मतलब होता है कमजोर, इसका मतलब होता है कि जो आपके 7 डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक, चलो यहाँ पर देखो वीकर क्यों लिखा हुआ। अगर यहाँ पर वीक लिखा होता तब इसका मतलब होता
ये सिर्फ कमजोर वर्जन। वीकर का मतलब होता है और भी ज़्यादा कमजोर वर्जन, उससे भी ज़्यादा कमजोर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यानी आपका इज। तो जब आपका वीकर वर्जन एमर्ज यानी बढ़ रहा होता है, उभर रहा होता है ऊपर की ओर, टू मेक रूम फॉर मोर पावरफुल वन, है ना। तो यहाँ पर देखो बना गया, तो फॉर यानी के लिए, अब मोर पावरफुल वन यानी एक, अच्छा यहाँ पर ये वन ना, हाँ, तो एक वीकर वर्जन और ये वन इसी वर्जन से संबंधित है। जैसे इट कुड बी अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस का साइन हो सकता है कब, जब एक वीकर वर्जन ऑफ योरसेल्फ इज इमर्जिंग टू मेक रूम फॉर अ मोर पावरफुल वन। तो मेक रूम फॉर का मतलब होता है कि जगह बना रहा हो, किसके लिए, एक नए पावरफुल वर्जन के लिए। तो पावरफुल देखो यहाँ पर आ लिखा हुआ है, आ और आ लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री, और वर्जन, वर्जन को इसने वन से रिप्लेस कर दिया। तो वर्जन हमारा नाउन है और वन हमारा प्रोनाउन है। अभी हम लोगों ने ऊपर की ओर सीखा था, ठीक है। तो आ मोर पावरफुल, वन का मतलब वर्जन, तो आ मोर पावरफुल वर्जन, वर्जन भी इतने सारे वर्ड थे तो खाली वन को लिख दिया, छोटा सा हो गया। समझ गया वन का कॉन्सेप्ट, आगे चले चलो। यह एक आध्यात्मिक रूपांतरण यानी कि स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस का संकेत हो सकता है, संकेत हो सकता है यानी कुड भी, जब तुम्हारा कमजोर रूप उभर रहा हो यानी एमर्ज कर रहा हो, ताकि एक अधिक शक्तिशाली रूप के लिए जगह बना ही जा सके। तो जगह बनाने को बोलते हैं मेक रूम फॉर, और बताता किस चीज के लिए जगह बनाई जा रही है, ठीक है। आगे वन के कंसेप्ट को समझते हैं। तो वर्जन का वर्जन, तो वर्जन का ही ये वर्जन है। मोर पावरफुल वन का मतलब होता है एक और अधिक शक्तिशाली रूप, यानी वही वर्जन। तो मेक रूम फॉर को समझा, वन का कंसेप्ट समझा, यहाँ पर वीकर क्यों लिखा हुआ इसका भाई मतलब समझा, मेटामॉर्फोसिस का मतलब समझा, कुड बी का मतलब हम लोगों ने समझा, एमर्जिंग का मतलब भी हम लोगों ने समझा। आगे चलते हैं। इट कन्वे, कन्वे का मतलब होता है अपनी भावना को शब्दों में बताना। तो विचार हो या भावना हो, उसको शब्दों में सामने की ओर रखना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वे करना। जैसे उसकी स्माइल जो है काइंडनेस को दिखाती है, व्यक्त करती है, क्या करती है, व्यक्त करती है या बताती है या दिखाती है। तो उसकी स्माइल कन्वे करती है काइंडनेस को, ये पोयम कन्वे करती है डीप इमोशंस को, तो डीप इमोशंस को दिखाती है या बताती है। यह जो सपना है ये कन्वे करता है अ मैसेज ऑफ होप, आशा का एक मैसेज ये होप करता है। तो कन्वे का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना, शो करना या डिलीवर करना, यानी कोई बात दिल या दिमाग से निकलकर शब्दों या संकेतों में पहुंचाना। तो कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, जैसे होता है ना कन्वेंस अलाउंस, है ना। कन्वेंस क्या है, तो किसी चीज़ को पहुंचाना, यहाँ पर बात हो रही है फिजिकली करके उस तरीके से पहुंचाना। नोशन इसमें कैब आई थी, तो नोशन का मतलब होता है विचार, धारणा या कल्पना। विचार, धारणा या कल्पना एक नाउन फॉर्म में है यहाँ पर, यानी किसी चीज के बारे में सोच या समझ कर एक विचार। तो नोशन का मतलब होता है एक विचार, वो विचार कैसा होगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा या फिर समझा गया होगा। तो नोशन का मतलब एक विचार यानी एक आइडिया, जिसके बारे में बहुत ही डीपली से सोचा गया होगा। समझते हैं, जैसे कि आई हैव अ नोशन यानी मेरे पास एक विचार है, कैसा विचार है, जिस पर बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से सोचा गया है। तो शी रिजेक्टेड द नोशन यानी उस विचार को छोड़ दिया जिसे बहुत ही गहराई से सोचा गया था। नोशन का मतलब होता है आइडिया, जिस पर बहुत ही ज़्यादा गहराई से विचार किया गया हो। समझ गए, आगे बढ़े। इट कन्वे अ नोशन, तो एक नोशन यानी एक आइडिया को जिस पर बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचा गया हो, उससे पहुंचाता है। अच्छा, नोशन कैसा है, ऑफ रीजनरेशन एंड रीजुविनेशन। तो रीजुविनेशन का मतलब क्या होता है, नई जान डालना, नई ऊर्जा को डालना। और रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से रीजनरेट करना। डिस्पाइट बीइंग अनकंफर्टेबल, तो बीइंग अनकंफर्टेबल यानी अनकंफर्टेबल होना, डिस्पाइट यानी के बावजूद। तो इट कन्वेज या कन्वे करता है अ नोशन ऑफ रीजनरेशन एंड रिजुविनेशन का। तो इसका एक विचार को बताता है, कन्वे करता है, पहुंचाता है। डिस्पाइट बीइंग अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल होने के बावजूद भी ये कन्वे करता है।
इट इज़ पॉसिबल, या संभव है, तो इट इज़ का लेसन हम लोगों ने भी देखा था। इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्ल्ड इज़ अर्जिंग, तो अर्जिंग यानी रिक्वेस्ट कर रहा हो आपसे कि लेट गो ऑफ करो सेल्फ डाउट को एंड ब्रेवली वेलकम करो द न्यू स्टेज ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर अर्जिंग को समझो यानी कि रिक्वेस्ट करना, लेट गो ऑफ का मतलब होता है कि छोड़ना, त्याग देना, और ये इट इज़ का कंसेप्ट है। ठीक, तो चलो आज की क्लास में बस यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी का आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। इतना सा और बचा हुआ था, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, ये आपका होमवर्क होगा। चलो चलते हैं, बाय। ऐसे ही आप इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को, और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।